गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर शुरू किया था जिसमें भारत के विकास और अपने पड़ोसी राज्यों के साथ तुलनात्मक अध्ययन शुरू किया था। तो चैप्टर की शुरुआत में हमने डिस्कस किया था कि क्यों हम जो तुलनात्मक अध्ययन पढ़ रहे हैं उस तुलनात्मक अध्ययन में हमने चाइना और पाकिस्तान को ही सम्मिलित किया था। ऐसी क्या क्या उसमें सिमिलरिटी थी जिसके कारण कारण जो हमने तुलनात्मक अध्ययन पढ़ा या जो हमने तुलना की, उस तुलना के लिए हमने पाकिस्तान और चाइना को लेते हुए या इन दो राष्ट्रों के साथ हमने तुलना की थी। और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि जो चाइना है उसने किस तरीके से अपने देश को आर्थिक रूप से विकसित करने के लिए रणनीति को अपनाई थी, इस स्ट्रेटजी को प्लान की थी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे या जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, उस पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि जो पाकिस्तान की डेवलपमेंट की क्या क्या स्ट्रेटजी रही या पाकिस्तान ने किस तरीके से अपने देश को आर्थिक रूप से विकसित करने के लिए रणनीति अपनाई। तो हम इसमें देखते हैं कि क्या है वो रणनीतियां जिसके तहत पाकिस्तान ने अपने देश की आर्थिक रूप से विकसित किया और इकोनॉमी को और ज्यादा मजबूत किया। तो इससे पहले हमें समझ लेते हैं कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं कि जो पाकिस्तान और जो भारत की विकास की रणनीतियां थी वो दोनों ही सिमिलर देखने को मिलती हैं। ठीक है, 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उसी समय भारत पाकिस्तान का विभाजन भी हुआ था और पाकिस्तान एक नए राष्ट्र के रूप में निर्मित हुआ। तो विकास रणनीति के बारे में हम एक बार देखते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने देश को विकसित करने के लिए रणनीति अडॉप्ट की थी। पाकिस्तान ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के सह अस्तित्व के साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाया। पाकिस्तान जो था अपने देश को विकसित करने के लिए मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को अपनाया। मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल के तहत जो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं और प्राइवेट सेक्टर होते हैं, दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं, आर्थिक रूप से विकास करते हैं या दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, या दोनों का क्या होता है, यहाँ पर सह अस्तित्व होता है विकास को करने के लिए। नेक्स्ट है आपका, पाकिस्तान ने उपभोक्ता वस्तुओं के विनिर्माण के लिए प्रशुल्क संरक्षण तथा प्रतिस्पर्धी आयातों पर प्रत्यक्ष आयात नियंत्रण की नीतियां अपनाई। मतलब क्या बताया जा रहा है इसमें कि पाकिस्तान ने जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए या जो उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं उन उपभोक्ता वस्तुओं को अपने देश में ही ज्यादा से ज्यादा मात्रा में निर्मित करने के लिए उसने टैरिफ प्रोटेक्शन नीति अपनाई। जो प्रशुल्क होते हैं उस प्रशुल्क को किस प्रकार से संरक्षित किया जाए, नियंत्रित किया जाए, उसकी रणनीति अपनाई। साथ ही साथ इंपोर्ट को कंट्रोल किया। जो आयात होते हैं, आयात के तहत मतलब जो सामान हम दूसरे देशों से मंगाते थे या पाकिस्तान जो उपभोक्ता वस्तुएं थी जो दूसरे देशों से मंगाया करता था, उसको क्या किया, कंट्रोल किया और उन वस्तुओं को अपने देश में ही क्या किया, निर्माण करना या विनिर्मित करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हरित क्रांति की शुरुआत और चुनिंदा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि के कारण खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। 1960 के दशक में पाकिस्तान ने ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति की शुरुआत की और उस ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत जो इन्वेस्टमेंट था, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, कृषि क्षेत्र पे जो निवेश किया जा रहा था वो निवेश सरकार के द्वारा किया जाने लगा, जिसके कारण जो वहाँ का फूड प्रोडक्शन था, जो खाद्यान्न उत्पादन था वो खाद्यान्न उत्पादन में बहुत तेजी से क्या होने लगी, वहां पर विकास होने लगा। मतलब जो खाद्यान्न पूर्ति थी, पाकिस्तान की खाद्यान्न पूर्ति बढ़ने लगी। क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि उसने ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत जो इन्वेस्टमेंट था वो इन्वेस्टमेंट सरकारी निवेश को बढ़ा दिया गया, या जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था सरकार के द्वारा उसमें वृद्धि कर दी गई और उस वृद्धि के तहत पाकिस्तान में खाद्यान्न उत्पादन भी बढ़ गया। नेक्स्ट है आपका, 1970 के दशक में कैपिटल गुड्स या पूंजीगत वस्तु उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया। पाकिस्तान में 1970 के टाइम पीरियड में जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी उसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया। नेशनलाइजेशन के तहत जो इन्वेस्टमेंट किया जाता था
या जो भी उद्योगों को इस्टेब्लिश किया जाता था, जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाते थे, वो सब सरकारी नियंत्रण में आ गए। सरकार का उस पर नियंत्रण हो गया। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? वो गुड्स जो क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करते हैं, या जिसमें मशीनरीज वगैरह आती हैं, वो आपके कैपिटल गुड्स कहलाते हैं। ठीक है। 1988 में संरचनात्मक सुधार लागू किए गए थे। 1988 का टाइम पीरियड पाकिस्तान में जो था, उस टाइम पीरियड में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलप या जो रिफॉर्म्स होते हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को अपनाया गया। मतलब जो आधारभूत संरचनाएं होती हैं, उसको विकसित करने के लिए उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए थे। प्रमुख जोर जो था, जो मेजर ट्रस्ट थे, जो सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया, वो किस पर किया गया था? निजीकरण और निजी क्षेत्र के प्रोत्साहन। मतलब 1988 के तहत जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को डेवलप किया गया था इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट है आपका, पाकिस्तान को पश्चिमी देशों से वित्तीय सहायता और प्रवासियों से मध्य देशों में प्रेषण भी प्राप्त हुआ। मतलब जो वेस्टर्न नेशन थे, जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, उन वेस्टर्न कंट्रीज से पाकिस्तान को क्या क्या मिला? वित्तीय सहायता मिली, उन्हें फाइनेंशियल हेल्प मिलनी शुरू हो गई थी। और इस हेल्प के तहत पाकिस्तान ने अपने देश की इकोनॉमी को विकसित करने के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहित हुआ और अपने देश के विकास को और तीव्र गति से करना शुरू कर दिया। तो ये कुछ पॉइंट्स थे पाकिस्तान ने जो अपनाए अपने देश के आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए, या देश के आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए जो उन्होंने रणनीतियां अपनाई थी, वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आगे जो हम डिस्कस करेंगे उसमें हम जो भारत ने विकास की रणनीति अपनाई, जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी प्लान की थी, उस पर हम चर्चा करते हैं। इससे पहले के अध्याय में हमने पढ़ चुका है कि किस तरीके से 1947 में जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के बाद हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। तो आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए भारत ने किस तरीके से जो विकास की रणनीतियां थी, उस विकास की रणनीतियों को अपनाते हुए अपने देश के आर्थिक विकास को और ज़्यादा बढ़ाया। और करंट सिचुएशन की बात करें तो आज हम एक डेवलपिंग कंट्री के रूप में विश्व में जाने जाते हैं। तो देखते हैं हम एक एक पॉइंट करके इसमें डिस्कस करते हैं कि क्या भारत ने विकास की रणनीति अपनाई थी। अब इसमें फर्स्ट है आपका, स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को आर्थिक विकास रणनीति के रूप में अपनाया। जब हम आज़ाद हुए, जब हमें आज़ादी मिली, तो उस समय मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को अपनाया गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अडॉप्ट किया गया भारत के द्वारा भी। और इस अर्थव्यवस्था या इस मॉडल के तहत क्या किया गया? सार्वजनिक और जो निजी क्षेत्र हैं, दोनों को एक साथ लेकर अपने देश के विकास की रणनीति को बढ़ावा दिया गया, या योजनाओं के माध्यम से सुनियोजित तरीके से विकास की प्रक्रिया को शुरू किया गया। नेक्स्ट है आपका, आज़ादी के बाद आर्थिक विकास की रणनीति। आज़ादी के बाद हमने 1950 में 5 ईयर प्लान की शुरुआत की थी। 1950-1951 से हमने अपने पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया, और उस पंचवर्षीय योजनाओं के तहत हमने प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में अपने कृषि क्षेत्र को विकसित किया, दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया। इस तरीके से हर 5 सालों में विकास की अलग अलग प्रक्रिया को अपनाते हुए, किसी अलग अलग मुद्दों को लेते हुए अपने विकास, जो आर्थिक विकास है, उस आर्थिक विकास को और तेजी से प्लानिंग के तहत आगे बढ़ाया गया। तो इसमें देखते हैं क्या बातें बताई गई हैं। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को व्यावसायिक गतिविधियों को करने के लिए आवंटित किया गया था। क्या बता रहे हैं कि जो यहाँ पर जो एक्टिविटीज थी, है ना, जो बिजनेस एक्टिविटीज थी, उस बिजनेस एक्टिविटी में जो गवर्नमेंट सेक्टर है और जो पब्लिक सेक्टर है, या प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, दोनों को इन्वॉल्व किया गया, दोनों को अलग अलग सेक्टर अलॉट किए गए थे। अब क्या बता रहे हैं कि जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर्स को क्या क्या दिए गए, या कौन कौन सी एक्टिविटीज
में इन्वॉल्व किया गया या क्या क्या उसको अलॉट किया गया। तो इसमें क्या आ जाएगा, कोयला खनन, इस्पात, बिजली, सड़क, ये जितनी भी एक्टिविटीज थी, ये सारी एक्टिविटीज, ये सारी गतिविधियां सार्वजनिक क्षेत्र को दी गई थी या उनको अलॉट की गई थी। और जो प्राइवेट सेक्टर थी, प्राइवेट सेक्टर को एक तरीके से कानून के रूप में नियंत्रण और नियमों से बांधा गया। मतलब कि उन्हें फ्रीडम नहीं थी, मतलब पूरी तरीके से फ्री नहीं छोड़ा गया था। प्राइवेट सेक्टर भी क्या कर रहे थे, यहाँ वर्क तो कर रहे थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप तो कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ बाउंडेशन में रखा गया था। जो रूल एंड रेगुलेशन थे, उस रूल एंड रेगुलेशन के साथ प्राइवेट सेक्टर भी इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप की ओर अग्रसर हुए, या उनको कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर को विकसित करने के लिए उन्हें अलॉट किया गया था, है ना। आगे देखते हैं। जो सार्वजनिक क्षेत्र को सरकार द्वारा प्रमुख धक्का दिया गया, जो पब्लिक सेक्टर थे, पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट ने पुश किया, ठीक है, उसे और ज्यादा मोटिवेट किया गया इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए। क्या बता रहे हैं, इस क्षेत्र में अधिकतम राजस्व का निवेश किया गया था। जो हमारा पब्लिक सेक्टर था उसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया, और इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते ही हमें क्या रिजल्ट देखने को मिला कि 9वीं पंचवर्षीय योजना कब थी, 1992 से 97 तक मानी जाती है, में जो हमारा इन्वेस्टमेंट था वो कितना बढ़ गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितना था, 81.1 करोड़ रुपए थे, जो 9वीं पंचवर्षीय योजना बढ़कर कितना हो गया, 34,206 करोड़ रुपए। मतलब यहाँ पर जो रेवेन्यू अलॉट किए गए, रेवेन्यू को जो राजस्व निवेश किया गया, जो रेवेन्यू इन्वेस्टमेंट किया गया, वो इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ गया। सरकार के द्वारा जो निवेश किया जा रहा था सार्वजनिक क्षेत्रों में, वो प्रथम पंचवर्षीय योजना में 81.1 करोड़ था, जिसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया 9वीं पंचवर्षीय योजना तक 34,206 करोड़ रुपए कर दिया गया। तो इस तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र को जो निवेश था उसको बढ़ावा दिया गया, ताकि जो देश की अर्थव्यवस्था है वो और अच्छे तरीके से विकसित हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है, गरीबी, बेरोजगारी आदि को समाप्त करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों को महत्व दिया गया। अब यहाँ बताया गया है कि जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर्स को क्यों डेवलप किया जा रहा था, या क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था, क्यों पब्लिक सेक्टर के तहत बहुत सारे इंडस्ट्रीज को डेवलप किए जा रहे थे। इसका रीजन क्या था कि इंडिया में जो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन थी, उस सिचुएशन को दूर किया जा सके। तो इस इम्पोर्टेंस के तहत या इस महत्व को देखते हुए जो पब्लिक सेक्टर है, उस पब्लिक सेक्टर्स को और बढ़ावा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सार्वजनिक क्षेत्र ने अर्थव्यवस्था के औद्योगिकरण में योगदान दिया, ठीक है। अब जो पब्लिक सेक्टर है, इस पब्लिक सेक्टर का देश की इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका या इम्पोर्टेंट रोल माना जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने में। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी हद तक आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद की। मतलब जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ अग्रसर हो रही है, या जो हम ये कहें कि आज हमारा देश आत्मनिर्भर है, तो आत्मनिर्भर होने में जो सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, वो रोल किसने प्ले किया था, सार्वजनिक क्षेत्र, जो पब्लिक सेक्टर था। उस पब्लिक सेक्टर के थ्रू देश की जो इंडस्ट्रियल सेक्टर थी या जो औद्योगिकरण था उसको बढ़ावा दिया गया, सरकारी क्षेत्र पर निवेश को बढ़ावा दिया गया, ताकि सरकारी क्षेत्र में निवेश में वृद्धि होते ही इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप हो सके, और इंडस्ट्रियल सेक्टर जैसे ही डेवलप होगा उसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, और उस रोजगार के तहत देश में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या दूर होगी, और जब गरीबी और बेरोजगारी की समस्या दूर होगी, सबको रोजगार मिलेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो उसके तहत जो देश है या जो देश की अर्थव्यवस्था है वो काफी हद तक क्या हो जाएगी, आत्मनिर्भर बन सकेगी।